हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र। इसे कहते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम होगा, मैंने ऑर्गन लिख दिया, ठीक है। तो नर जनन तंत्र जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। तीसरा है बाह्य जनन अंग, इंग्लिश में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। बाह्य जनन अंग को कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए, प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं, पुरुषों के प्राथमिक जनन अंग होते हैं वृषण, इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। और जो सहायक लैंगिक अंग होते हैं, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? सहायक वाहिनी और सहायक ग्रंथियाँ। सहायक वाहिनी को इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी डक्ट एंड इसको कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक वाहिनी में आती हैं वृषण जालक, शुक्रवाहक, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। वाहक वासा इफ्रेंसिया, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी को वास डिफरेंस कहते हैं। देखिए, आप लोग को अगर इंग्लिश याद हो जाती है तभी आप लोग इंग्लिश लिखिएगा, अदरवाइज़ आप लोग इंग्लिश मत लिखना। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आती तो वो लोग दोनों ही लिखें। सहायक ग्रंथियों में आती है शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर। सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ठीक है। काउपर ग्रंथि को बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। शुक्राशय को इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल कहते हैं, प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, काउपर को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। देखिए, आप लोग को इसको ऐसे याद रखना है कि शुक्राशय 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होते हैं, काउपर ग्रंथि 2 होती हैं। तो आप लोग को ये सीरियल से याद करना है, फिर बोलना है 212। 212 मतलब 2 मतलब शुक्राशय 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होती है, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है यहाँ लिखना है, प्रोस्टेट 1 होती है और काउपर ग्रंथि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वृषण क्या होते हैं, फिर हम लोग आएंगे सहायक वाहिनी, फिर सहायक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। हेडिंग पढ़ने से पहले हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम को समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। हेडिंग पढ़ने से पहले हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायग्राम समझेंगे तो ये सारी हेडिंग जो बताऊंगी मैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो है इन्हें हम लोग कहते हैं वृषण। वृषण ये क्या है? एक एक। ये कितने हो गए? 1 जोड़ी। वृषण कितने हैं? 1 जोड़ी और गोलाकार दिख रहे हैं। पीछे ये देखिए आप लोग को ऐसे करके कुछ ग्रंथि दिख रही है, ये कॉमा के आकार की है, इसे कहते हैं अधिवृषण। ये है वृषण और ये जो कॉमा के आकार की दिख रही है इसे कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण के पीछे एक देखिए पतली लंबी सी खोखली संरचना दिख रही है नली जैसी, इसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये क्या होती है? शुक्रवाहिनी। ये वृषण है, ये अधिवृषण और ये पतली जो नली जैसी है इसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं इसे? शुक्रवाहिनी, ठीक है। अब शुक्रवाहिनी आगे गई। ये जो शुक्रवाहिनी है ये किसके ऊपर से जाती है? इसका नाम है मूत्रवाहिनी, इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। तो ये है हमारी शुक्रवाहिनी, यूरेटर के ऊपर से होकर आती हैं। और देखिए ये जो आप लोग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं मूत्राशय, इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। आती है तो इसको रास्ते में मिलता है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी आगे जाती है तो बीच में इसे शुक्राशय मिलता है। जब शुक्रवाहिनी शुक्राशय से मिलती है तो एक दूसरी संरचना बनाती है, इसे हम लोग कहते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी, इंग्लिश में कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। जब शुक्रवाहिनी शुक्राशय से मिलती है तो इसे हम लोग स्खलन वाहिनी कहते हैं। ये देखिए, ये शुक्रवाहिनी आई, ये शुक्राशय। अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, नई संरचना बनेगी तो अब हम लोग इसे कहेंगे स्खलन वाहिनी। ये स्खलन वाहिनी जो है आगे जाकर के सीधे मूत्र मार्ग मतलब यूरिथ्रा में जाकर खुल जाती है, ठीक है। ये शुक्राशय हैं, ये इधर से शुक्रवाहिनी आई थी, ये शुक्राशय है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। और नीचे ये जो दिख रही है इसे कहते हैं काउपर ग्रंथि। देखिए, ये आप लोग को शुक्राशय कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना, तभी मैंने बताया था शुक्राशय 2 होते हैं। और ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि, ये 2 दिख रही हैं, तो 2 नहीं है। देखिए कैसे 2 नहीं है? जैसे ये मैंने अपना हाथ रखा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये कितनी दिख रही हैं आप लोग? अगर मैंने पेन रख दिया है तो आप लोग को ऐसे लग रहा होगा कि ये हाथ है मेरा, इसको 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। और वही मैं अगर ऐसे करके रख दूँ तो कैसे दिख रहा है? ये हाथ 1 है। यहाँ से कैसे लग रहा है कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया।
ऐसे ही ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि आगे से लग रही है कि दो भागों में बटी है, लेकिन पीछे से ये क्या है, एक ही है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक होती है और ये काऊ पर अलग अलग हैं, तो काऊ पर दो होती हैं। और ये जो नीचे दिख रहा है इतना लंबा सा लटका हुआ भाग, इसे हम लोग कहते हैं शिश्न, इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। पेनिस के आगे का जो सिरा होता है इसे कहते हैं शिश्नमुंड, इंग्लिश में ग्लांस पेनिस कहते हैं। देखिए जैसे ये मेरी फिंगर है, फिंगर ये जो है इसे कहेंगे, इतने भाग को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे पेनिस, शिश्न कहेंगे। और पेनिस की ये जो आगे का ये जो सिरा है, ये आगे की जो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस मतलब शिश्नमुंड कहते हैं। शिश्न के आगे के भाग को क्या कहते हैं, शिश्नमुंड कहते हैं। ये शिश्न है, शिश्न के आगे का भाग शिश्नमुंड कहलाता है, इंग्लिश में इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। पेनिस के चारों ओर एक पतली त्वचा होती है, इसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। वृषण एक जोड़ी होते हैं, ये वृषण कोश में बंद रहते हैं, ठीक है। और वृषण कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रोटम। वृषण जो हैं वो वृषण कोश में बंद रहते हैं। ये वृषण कोश जो हैं उदर गुहा के बाहर लटकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। वृषण एक जोड़ी होते हैं, वृषण कोश में बंद रहते हैं। अब देखिए वृषण कोश में ही क्यों होते हैं, क्योंकि वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। वृषण कोश का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और देखिए बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो वृषण कोश का तापमान कितना होता है, इस बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। या तो 34 डिग्री सेल्सियस होगा, या 35 डिग्री सेल्सियस, या 36 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब इतना कम होना चाहिए। अगर ये वृषण जो हैं बॉडी के अंदर होते तो इसमें शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती, ना शुक्राणु बनते। इसलिए ये जो वृषण हैं वृषण कोश में बंद रहते हैं, क्योंकि शुक्र जनन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो कि बॉडी में इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता और बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। अंदर क्या होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और देखिए वृषण जो हैं, इन वृषण से नर हार्मोन या पुरुष हार्मोन का स्त्राव होता है। वृषण से पुरुष हार्मोन का स्त्राव होता है, और इस पुरुष हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और साथ में एंड्रोजन। देखिए जो मादा होती हैं मतलब स्त्रियों में स्त्री हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और साथ में रिलैक्सिन, मैंने ही बताया था, ठीक है। लेकिन जो पुरुष हैं, पुरुष के केस में पुरुष हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, और साथ में एंड्रोजन होता है। ये हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। अब बात करते हैं अधिवृषण। अधिवृषण को इंग्लिश कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये अधिवृषण जो होती है दोनों वृषण के पीछे एक कॉमा के आकार की ग्रंथि होती है। अधिवृषण दोनों वृषण के पीछे एक कॉमा के आकार की ग्रंथि होती है। शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी क्या होती है, देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि अधिवृषण क्या होती है, कॉमा के आकार की ग्रंथि। उसी अधिवृषण के पीछे क्या थी, एक लंबी पतली खोखली नलिका जैसी संरचना थी। अब देखिए शुक्रवाहिनी खोखली क्यों होती है, अगर ये सॉलिड होती मतलब ठोस होती तो बीच में से तो स्पर्म ना जा पाते। जैसे कि ये क्या है, पेन, ये पेन रिफिल वाला है। अगर ये पूरा सॉलिड होता, ठीक है, ठोस होता, तो क्या इसमें रिफिल जा पाती, नहीं जा पाती। इसलिए शुक्रवाहिनी को कैसा बनाया जाता, खोखला, ताकि स्पर्म जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाएँ। शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। ये शुक्रवाहिनी एक जोड़ी होती हैं और ये वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को क्या करती हैं, बाहर ले जाने का कार्य करती हैं। ये शुक्रवाहिनी क्या करती हैं, एक जोड़ी होती हैं और वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को बाहर ले जाने का कार्य करती हैं। शुक्रवाहिनी आगे जाती हैं तो शुक्राशय से मिल जाती है। शुक्रवाहिनी आगे जा कर के शुक्राशय से मिलती है तो यह एक नई संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहते हैं, स्खलन वाहिनी। शुक्रवाहिनी आगे जा कर के शुक्राशय से मिलती है तो ये स्खलन वाहिनी इंग्लिश में कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट का निर्माण करती हैं। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है बाद में मूत्र मार्ग, जिसे कहते हैं यूरिथ्रा, में जाकर खुलती हैं और यूरिथ्रा से क्या निकलते हैं, स्पर्म भी निकलते हैं। देखिए इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या कर रही थी, देखिए शुक्रवाहिनी क्या कर रही थी, स्पर्म को लेकर जा रही थी। बीच में क्या मिला, शुक्राशय, तो दोनों मिलकर के इसने क्या बना दी, स्खलन वाहिनी। इस स्खलन वाहिनी में क्या होंगे, स्पर्म होंगे, और ये स्खलन वाहिनी कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में। मतलब यूरिथ्रा से यूरिन भी जाती है और स्पर्म दोनों ही बाहर निकलते हैं। करते हैं सहायक ग्रंथियाँ।
इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। काउपर को कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या ग्रंथि। शुक्राशय कितना होता है? मैंने कैसे बताया था, इसको याद करना है। 212 212 मतलब शुक्राशय 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होती है और काउपर ग्रंथि 2 होती हैं। 2 का मतलब क्या होता है? 1 जोड़ी। शुक्राशय 1 जोड़ी होता है, प्रोस्टेट 1 होती है और काउपर ग्रंथि 1 जोड़ी होती है। देखिए इन ग्रंथियों से कुछ ना कुछ तो द्रव निकलता होगा, तो इन तीनों ग्रंथियों से जो द्रव स्रावित होता है उसे कहते हैं शुक्र द्रव। क्या कहते हैं? शुक्र द्रव कहते हैं। और इस शुक्र द्रव को इंग्लिश में सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इन ग्रंथियों से जो द्रव स्रावित होता है उसे शुक्र द्रव कहते हैं, इंग्लिश में सेमिनल प्लाज्मा। अब ये जो शुक्र द्रव होता है मतलब सेमिनल प्लाज्मा जो है, इसमें क्या क्या होता है? इस शुक्र द्रव में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होते हैं तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जननांग क्या होते हैं? बाह्य जननांग को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। पुरुष के बाह्य जननांग कौन से होते हैं? शिश्न होता है। पुरुष का बाह्य जननांग कौन सा होता है? शिश्न, इंग्लिश में कहते हैं पेनिस। इस पेनिस के आगे का जो सिरा होता है उसे क्या कहते हैं? शिश्नमुंड कहते हैं। पेनिस के आगे के सिरों को क्या कहते हैं? शिश्नमुंड कहते हैं। जैसे ये पेनिस है, पेनिस के आगे का सिरा क्या कहलाता है? शिश्नमुंड कहलाता है, इंग्लिश में इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस पेनिस के चारों ओर एक पतली त्वचा होती है जिसे फोर स्किन कहते हैं। देखिए ये पूरा डायग्राम यहाँ पे, ये क्या है? ये पूरी जो संरचना दिख रही है यहाँ से लेकर, इसे क्या कहते हैं? शिश्न। इस शिश्न के आगे का ये जो सिरा है सबसे आगे का, इधर का नीचे का, इसे क्या कहते हैं? शिश्नमुंड। क्या कहते हैं? शिश्न। इसे हम लोग कहते हैं शिश्नमुंड कहते हैं, इंग्लिश में ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। और इस शिश्न के चारों ओर ये देखिए, ये ऐसे करके दिख रहा है, ये जो संरचना है इसे कहते हैं फोर स्किन। शिश्न के चारों ओर एक पतली सी क्या होती है? त्वचा होती है, इसे कहते हैं फोर स्किन कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग सबसे पहले क्या करना है? इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, नर जनन तंत्र का चित्र आप लोग को बनाना है, एक एक नेमिंग याद करनी है कि कौन सा ऑर्गन क्या क्या है, नाम अच्छे से याद करिए। फिर जो जो हेडिंग मैंने बताई हैं आप लोग उसको रिवाइज़ कर लिए तो आप लोग को याद हो जाएगा। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अब हम लोग पढ़ेंगे वृषण के अंदर, जब वृषण को हम लोग काट के देखते हैं, ये तो ऐसे दिख रहा हमें कि राउंड है, ठीक है, जैसे तरबूज बाहर से कैसे दिखता है? अंडाकार दिखता है, ठीक है। जब तरबूज को काटते हैं तो अंदर क्या दिखते हैं? छोटे छोटे ब्लैक कलर के क्या होते हैं? इसमें सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के क्या होते हैं? बीज। इसी तरह से जब हम लोग इसको वृषण को काटते हैं तो इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाएँ होती हैं, अलग अलग तरह की संरचनाएँ होती हैं। तो वो अभी हम लोग देखेंगे कि वृषण को जब काटते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। वृषण की अनुप्रस्थ काट क्या है? ये वृषण की अनुप्रस्थ काट, इसमें क्या है? देखिए ये जो वृषण है, वृषण के चारों ओर एक तो होती है, उसके चारों ओर त्वचा होती है, मतलब आवरण होता है, जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसका नाम तो लेना नहीं क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वृषण के चारों ओर क्या होती है? एक आवरण होता है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अगर आप लोग को समझना हो तो समझ लेना, लेकिन जो मेन पॉइंट बताएंगे तो वो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और ये देखिए वृषण में क्या होती है, ये मैंने ऐसे करके बनाया, ऐसे कहते हैं पाली। क्या है ये? पाली। वृषण के अंदर 250 पालियाँ होती हैं। कितनी पाली होती हैं? 250 पाली होती हैं, ये आप लोग याद कर लेना। पाली को कहते हैं लोब, तो इससे कहेंगे इंग्लिश में टेस्टिक्यूलर लोब। वृषण के अंदर कितनी पाली होती हैं? 250 पाली होती हैं। देखिए मैं जितना भी बता रही हूँ ये पूरा एनसीईआरटी का है, और एग्ज़ाम भी कैसे आता है? एनसीईआरटी बेस ही आता है, तो आप लोगों को याद करना है। वृषण में 250 पाली होती हैं, और इस पाली के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही है, इन्हें कहते हैं कुंडलित संरचनाएं। क्या कहते हैं? कुंडलित संरचना। इन कुंडलित संरचना का नाम होता है शुक्रजनक नलिका। क्या नाम है इसका? ये जो संरचना है इनका नाम क्या है? शुक्रजनक नलिका। इंग्लिश में कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हिंदी वाले हैं हिंदी याद कर लें, जिनको दोनों मीनिंग याद हो जाती हैं वो दोनों याद कर लें। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। अब इस शुक्रजनक नलिका को मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया है कि इसमें 2 संरचनाएं होती हैं। जनक नलिका के नीचे कुछ ऐसे देखिए पतली पतली संरचनाएं हैं। अब ये संरचना, ये जो है नलियाँ, ये मिल करके एक जाल बनाती हैं, इसे कहते हैं वृषण जाल। क्या कहते हैं? वृषण जाल, जो कि मैंने पीछे बताया था कि सहायक वाहिनी में वृषण जाल आते हैं, ठीक है। शुक्रवाहक आता है, शुक्रवाहिनी आती है, अधिवृषण, वही है ये।
ये क्या है, वृषण जाल। वृषण जाल आगे एक फिर से छोटी छोटी नलियों में खुलेगा। ये नली एक बड़ी नली बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहक। ये क्या है, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक आगे जाएगा, क्या बनाएगा, अधिवृषण। अधिवृषण बाद में शुक्रवाहिनी में खुलता है। ठीक है, तो ये देखिए शुक्रवाहक वृषण जाल, ये पूरी किसकी संरचना है, ये यहाँ तक कि वृषण के अंदर ये संरचना है पूरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं ये क्या काम करती हैं, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये है मेरी शुक्रजनक नलिका। ये किसकी संरचना है, शुक्रजनक नलिका की। एक पाली में 1 से 3 क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। तो मैंने ये इनको आधा आधा करके दिखाया। ये पूरी क्या है, शुक्रजनक नलिका की संरचना। इस संरचना में क्या होती है, 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक ये चौकोर दिख रही हैं, क्यूबॉइड सेल हैं। ठीक है, और ये कुछ लंबी लंबी दिख रही हैं। ठीक है, तो ये जो चौकोर सेल हैं इनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। स्पर्मेटोगोनिया हिंदी में भी कहेंगे और इंग्लिश में भी यही कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया है। जो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं इन्हें कहते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। और ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, देखिए जब भी हम लोग मतलब बच्चा होता है तो कैसे हो जाता है कि मम्मी पापा पैसे नहीं कमाते हैं, हाँ कमाते हैं। जब बच्चा पैदा होना होता है, अपने बच्चे की तैयारी करनी है तो वो क्या करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे क्योंकि बच्चा बड़ा होगा। उसके लिए कपड़े की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, खाने पीने दूध के लिए हर चीज़ की आवश्यकता होती है। तो पापा लोग मम्मी लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करेंगे, पहले पैसा कमाएंगे ताकि बच्चे को खिला पिला सकें। इसी तरह से सर्टोली कोशिका क्या करती है, जो सर्टोली कोशिकाएं ये जब स्पर्म बन जाते हैं तो उनको पोषण देने का काम कौन करता है, रख रखाव कौन करेगा, सर्टोली कोशिका करती हैं। देखिए स्पर्म को बनाया किसने, इसने बनाया, स्पर्मेटोगोनिया ने। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, स्पर्म को बना दिया। अब भोजन चाहिए तो भोजन कौन देता है, सर्टोली कोशिका देती हैं। तो आप लोग को अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप लोग ये याद रखो कि सर्टोली कोशिका के कार्य क्या हैं। तो आप लोग सर्टोली कोशिका इसके कार्य कैसे याद करने हैं, सबसे पहले ये देख लो। ये जो शुक्रजनक नलिका है इसमें 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। एक तो है स्पर्मेटोगोनिया, क्या है, स्पर्मेटोगोनिया जिसे कहते हैं शुक्राणुजनक कोशिका। क्या कहते हैं, शुक्राणुजनक कोशिका। स्पर्मेटोगोनिया ये स्पर्म का निर्माण करती हैं। और सर्टोली कोशिका, अब इसको याद करिए, सर्टोली कोशिका के कार्य क्या हैं। सर्टोली कोशिका इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव करती है, साथ में ये शुक्र जनन में मदद करती है। शुक्र जनन मतलब इसमें मदद कैसे करेगी, जब ये सर्टोली कोशिका है तो सर्टोली कोशिका क्या करेगी, पोषण देगी। ठीक है, पोषण देती है। साथ में जो लीडिंग कोशिका होती है बाहर से हार्मोन निकालती है तो उसको पकड़ के लाने काम इसी का होता है। सर्टोली कोशिका इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव करती है, साथ में शुक्र जनन में मदद करती है और स्पर्म को पोषण भी देती है। नहीं 3 याद हो रहे हैं तो 2 याद कर लो कि सर्टोली कोशिका इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव करती है, साथ में स्पर्म को पोषण देती है। कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये हैं। और एक लंबी स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली कोशिका। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है इसके बाहर कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं लीडिक कोशिका। लीडिक कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ लीडिक कोशिका पाई जाती हैं जिन्हें कुछ लीडिक कोशिका होती हैं जिन्हें अंतराली कोशिका भी कहते हैं। ये लीडिक कोशिका क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती हैं। लीडिक कोशिका क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती हैं। टेस्टोस्टेरोन को और क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि टेस्टोस्टेरोन कौन निकालता है, लीडिक कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करती है, क्या देती है, भोजन देती है। सर्टोली से आप लोग को याद रखना सामान, सा से सर्टोली, सा से सामान। सामान कौन सा, खाने का सामान। लीडिक कोशिका क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं। लीडिक कोशिका का दूसरा नाम अंतराली कोशिका। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोग को बना के डालती रहूँगी। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो 12th के लिए आने वाला है, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन में बताऊँ कि ये 2 प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप लोग बने रहिए।